फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। अफगानिस्तान की फिक्र हर घंटे हर मिनट बड़ी होती जा रही है। तालिबान के बर्बर नरसंहार से डरकर अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं और भारत ने अफगान सरकार की इस फिक्र को पूरी दुनिया के सामने उठाया। आज हम इस पड़ोसी देश में भारत की भूमिका के बारे में विस्तार से बताएंगे और फिर अपनी एक एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको दिखाएंगे। प्रेमचंदों का पैसा करप्ट सिस्टम खा गया। जिस मनरेगा की कामयाबी की चर्चा होती है उसमें व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार की हमने पूरी तहकीकात की है और इस भ्रष्टाचार के हमें जो सबूत मिले हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि केरल से पूरे देश को डरने की जरूरत क्यों है। यहां से कोरोना को लेकर डराने वाली खबरें आ रही हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि केरल में कोरोना बना हुआ है, इसीलिए यहां से नए वायरस के पैदा होने का खतरा है और इस राज्य का एक जिला ऐसा भी है जहां टीका लगवाने के बाद भी 7,000 लोग संक्रमित हो गए। आज ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम हार गई लेकिन दिल जीत लिया। लेकिन हॉकी में नई जान आ गई है। इस भारतीय खेल को लेकर देश का खोया हुआ आत्मविश्वास आज कैसे वापस लौटा है, इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले फिक्र पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की, जिसको लेकर इस वक्त भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, जिसमें अफगान में तालिबानी हमले से बदतर होते हालात पर चर्चा की जा रही है। अफगानिस्तान पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चर्चा आयोजित करने का निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार के बातचीत के बाद दिया गया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग की थी, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो के सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच संघर्ष तेज हो गया है। गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इस बीच पिछले 24 घंटों में अफगान आर्मी ने तालिबान पर हमले किए हैं। 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को सफाया कर दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगान लैंड के वॉर जोन का ये वीडियो तालिबान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश का सबसे नया प्रमाण है। 34 सेकंड के इस वीडियो में तालिबानी आतंकी खुले मैदान में दिखते हैं। तभी अफगानिस्तान एयरफोर्स का अटैक होता है और कई आतंकवादियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। काबुल कंधार हाईवे के करीब जाबुल प्रांत की राजधानी कलत के जिन घरों पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था, वहां भी अफगान एयरफोर्स ने अटैक किया और आतंकवादियों की लाशें बिछा दी। इस ऑपरेशन में 10 तालिबानी आतंकी मारे गए। तखर प्रांत में भी अफगान एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई तालिबानी आतंकी ढेर हो गए। ये तस्वीरें हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह की है, जहां अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान आर्मी ने भीषण अटैक किया तो तालिबान के इस गढ़ में अफरा तफरी मच गई। बारूदी एयर स्ट्राइक के बाद ये इलाका धुआं हो गया। आतंकवादियों के ठिकाने में आग लग गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। देखिए, कुछ आतंकी बचे खुचे सामान को समेटकर भाग रहे हैं, तो कुछ ने अफगान आर्मी के अटैक को काउंटर करने के लिए कंधे पर रॉकेट लॉन्चर उठा लिए। दरअसल तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच अफगानिस्तान आर्मी ने तालिबान के कब्जे वाले 16 प्रांतों में गुरुवार को ताबड़तोड़ हमले किए और 24 घंटों में 303 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि इन हमलों में 125 आतंकी घायल हुए।
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने नंगरहार, लखमन, गजनी, पत्तिक्का, कंधार, जाबुल, हेरात, जोजुजान, खन, फरियाब, हेलमंद, निमरूज, कुंदूज, बगलान और कपिसा प्रांतों में ऑपरेशन चलाया। बगलान प्रांत में अफगान फोर्स ने तालिबान के 23 आतंकवादियों को मार गिराया। कंधार के बाहरी इलाके में अफगान वायुसेना के हमले में 16 आतंकवादियों को ढेर किया गया। जाबुल के बाहरी इलाके में 60 तालिबानी आतंकी मारे गए। इन ऑपरेशन में भारी मात्रा में आतंकवादियों के हथियार और गोला बारूद भी नष्ट किए गए। मतलब अफगानिस्तान की सेना ने युद्ध के मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। तालिबान का फुल एंड फाइनल करने की मोड में आ गई है, जिसमें साथ दे रही है अफगानिस्तान में अमेरिका की बची खुची 10% सेना। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अब महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वहां एक ऐसा दौर था जब तालिबानियों ने महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार किया। और अब एक बार फिर तालिबान की दहशत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अफगान महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। तालिबान के खिलाफ महिलाओं के इनकलाब की यह तस्वीर हेरात प्रांत की है, जहां एक बड़ी सी इमारत के हॉल में अफगान महिलाएं हाथ में AK-47 राइफल्स लेकर बाहर आ रही हैं, तालिबान के खिलाफ युद्ध का आगाज कर रही हैं। बताया जाता है कि इन महिलाओं ने तालिबानियों से हेरात शहर की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। हालांकि तालिबान संघर्ष के बीच अफगानिस्तान में पलायन का सिलसिला जारी है। दहशत के मारे लोग अपना घर शहर छोड़कर जा रहे हैं, बॉर्डर पार करने के लिए स्मगलर्स की मदद ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से पिछले 3 महीने में करीब 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जो अफगानिस्तान से पलायन का अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और दिन प्रतिदिन वहां तालिबान का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। ये अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच अराजकता की तस्वीर है। मज़ार शरीफ के रास्ते शिबरघन शहर में तालिबानी दाखिल हुए और फिर कई इमारतों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, दहशत के साए में जी रहे लोगों के घरों में लूटपाट भी की। आतंकियों ने किसी के घर से रेफ्रिजरेटर उठा लिया तो किसी के घर से चूल्हा और राशन पानी। यानी कब्जे की जंग में तालिबानियों ने अफगानिस्तान में आम लोगों का भी जीना मुहाल कर रखा है। अब इस तस्वीर को देखिए। निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज में तालिबानी आतंकियों ने जेल पर कब्जा कर लिया। जेल का गेट खोल दिया, जिसके बाद कैद खाने से कई आतंकी बड़े आराम से निकलते चले गए। करीब 3 महीने से तालिबान ने अफगानिस्तान को आतंकी आग में झोंक दिया। हर रोज अफगान लैंड पर आतंकी इबारतें लिखी जा रही हैं। गुरुवार को ईरान की सीमा से सटे निमरूज प्रांत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफगान सेना के कई सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया। तालिबान के कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान में किस हद तक तबाही मचा रखी है, इसका अंदाजा आंकड़ों से साफ लग रहा है। बताया जाता है कि तालिबान ने 6 हफ्तों में एक ही प्रांत में कम से कम 900 लोगों की हत्या कर दी है। इसमें पुलिस अफसरों से लेकर आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर कॉमेडियन तक शामिल हैं। गुरुवार को अफगानिस्तान के उरूजगन में तालिबानी आतंकियों ने प्रांत के कवि और इतिहासकार अब्दुल्ला अतेफी की हत्या कर दी। बताया जाता है कि अतेफी को मारने से पहले प्रताड़ित भी किया गया। आपको बता दें कि आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। करीब आधे से ज्यादा पठान लैंड पर तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है। लॉन्ग वॉर जनरल के अनुसार अफगानिस्तान के 223 जिलों पर तालिबान का नियंत्रण है।
वहीं 34 प्रांत की राजधानियों में से 17 पर तालिबान से सीधे तौर पर खतरा है और हर बीतते दिन के साथ ये खतरा बड़ा होता जा रहा है और तालिबान को इस उन्मादी युद्ध में पाकिस्तान भरपूर मदद कर रहा है। आतंकियों के अलावा गोला बारूद भी मुहैया करा रहा है। ये वीडियो भी उसी का एक सबूत है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें पाकिस्तान तालिबान का हिस्सा बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान युद्ध को लेकर सबसे बड़ी फिक्र शांति और अमन बहाली की है, जिसके लिए भारत लंबे समय से फिक्रमंद रहा है और पिछले सालों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में 23,000 करोड़ से ज्यादा निवेश कर चुका है। हालांकि इस वक्त भारत के साथ विश्व के कई देशों की नजर अफगानिस्तान की अस्थिरता पर है। वहां के बिगड़े हालात को लेकर रूस ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें भारत को न्योता नहीं दिया गया। वास्तविक ट्रोइका नाम की ये मीटिंग 11 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में होगी, उसी दोहा में जहां पर तालिबान का हेड ऑफिस है। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के शामिल होने की संभावना है। रूस ने अपनी इन कोशिशों के तहत इससे पहले 18 मार्च और 30 अप्रैल को भी बैठकें की थी। इन मीटिंग्स में भी रूस ने भारत को नहीं बुलाया था। दरअसल भारत रूस संबंधों पर उठे सवालों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने ताशकंद में कहा कि उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ काम करता रहेगा, जो अफगानिस्तान के हालात पर असर डाल सकता है। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस भारत को आगामी विस्तारित ट्रोइका बैठक में शामिल कर सकता है, लेकिन रूस ने ऐसा किया नहीं। कुल मिलाकर अभी अफगानिस्तान को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग अलग गुटों की अपनी खिचड़ी पक रही है। नए समीकरण बनाने और बिगाड़ने की कवायद चल रही है। अब फिक्र देश के उस सरहद की जहां पिछले 14 महीनों से भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। हालांकि आज भारतीय सेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा से आज चीन के सैनिक पीछे हट जाएंगे। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान में बताया कि गोगरा भारत चीन के चरणबद्ध और सत्यापित तरीके से PP-17 यानी गोगरा इलाके में फॉरवर्ड तैनाती बंद कर दी है। दोनों ही देशों के सैनिक 4 से 5 अगस्त को गोगरा से वापस लौटे। गोगरा में वापसी की प्रक्रिया में दोनों सेनाओं द्वारा सभी अस्थायी और बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को ने सत्यापित भी किया है, यानी पूर्वी लद्दाख के गोगरा में गतिरोध से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है और इस वक्त भारत और चीन की सेनाओं के जवान अपने अपने स्थायी ठिकानों में वापस हैं। भारतीय सेना ने कहा कि इस समझौते के चलते आमने सामने के एक और संवेदनशील क्षेत्र का समाधान हो गया। इससे पहले फरवरी के महीने में चीनी सैनिकों ने पेंगोंग लेक एरिया से वापसी की थी। हालांकि भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने पर सहमति जताई थी, लेकिन देप्सांग को लेकर ड्रैगन ने अभी तक पांव खींचने को लेकर हामी नहीं भरी है। बहरहाल गोगरा में डिसएंगेजमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की पहल सकारात्मक दिशा में बढ़ती जा रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब फिक्र कोरोना की। देश में महामारी की तीसरी लहर का काउंटडाउन जारी है और उसकी एक बड़ी वजह है केरल, क्योंकि जिस तरह से केरल में हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं, वो जल्दी पूरे देश के लिए खतरे का सबब बन सकता है। गुरुवार को देश में कोरोना के करीब 45,000 नए केस थे। केरल में 22,000 से ज्यादा केस, मतलब 49%, 85 मान लीजिए। देश की आबादी 136 करोड़ के करीब है और वहां 45,000 मरीज मिले हैं, जबकि सिर्फ 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरल में 22,000 केस हैं। ये सिलसिला लगातार कई दिनों से चलता आ रहा है। देश में सबसे ज्यादा नए केस केरल से रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बताता है कि जहां देश के बाकी हिस्सों में कोरोना संक्रमण की चेन कमजोर पड़ी है, केरल में उल्टा हुआ है। वहां संक्रमण की चेन मजबूत होती जा रही है। केरल में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिर्फ एक जिले में 7,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित पाए गए। इस सब के बीच सबसे बड़ा वो खतरा है जहां वायरस के म्यूटेट होने का मौका मिल रहा है। ये सब केरल में क्यों हो रहा है और केरल समेत पूरे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, देखें ये रिपोर्ट।
देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और माना जा रहा है कि उसकी शुरुआत केरल में हो चुकी है। ये केरल में बीते 10 दिनों का कोरोना ग्राफ है। 27 जुलाई को केरल में कोरोना के डेली न्यू केस में 20,000 का लेवल क्रॉस किया था और 2 अगस्त का दिन छोड़ दें तो 20,000 के ऊपर बना हुआ है। इतनी ज्यादा तादाद में केस सामने आना फिक्र बढ़ा रहा है और उससे ज्यादा फिक्र बढ़ा रहा है नए केस का लगातार उसी स्तर पर बने रहना, क्योंकि लंबे समय तक वायरस के लोगों के बीच में रहने का मतलब है कि संक्रमण की चेन टूट नहीं रही, यानी वायरस को म्यूटेट करने का मौका मिल रहा है। इसलिए नए वेरिएंट की आशंका बढ़ रही है कि लंबे समय तक वायरस कब रहेगा, जब तक उसको होस्ट मिलता रहेगा। जब तक होस्ट नहीं मिलेगा तो वह जो है जल्दी खत्म होगा। ये वायरस जो है आरएनए वायरस होता है और इस आरएनए वायरस का कि जितने बार होस्ट में जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन होता है, होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता रहता है और वह जो है जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा चांसेस हमेशा रहेंगे म्यूटेशन होने के। केरल में वायरस में बदलाव की आशंका सच होती दिख रही है, क्योंकि केरल में वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण का चौंकाने वाला और फिक्र बढ़ाने वाला आंकड़ा सामने आया है। केरल के पठानमथिट्टा जिले में 7,000 से अधिक ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका था। इसमें वैक्सीन की 1 डोज और दोनों डोज लगवाने वाले लोग शामिल हैं। हालांकि अभी इसे डेल्टा वेरिएंट के असर से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वायरस में किसी नए म्यूटेशन की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है और इस आशंका को केरल में बरती जा रही लापरवाही और बढ़ा रही है। केरल गई केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। उसके मुताबिक केरल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, ना तो ठीक से टेस्टिंग हो रही है और ना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन में मरीजों की ठीक से निगरानी भी नहीं हो रही है। केरल सरकार केस बढ़ने के पीछे ज्यादा टेस्टिंग का हवाला देती आ रही है, लेकिन उस टेस्टिंग में भी लापरवाही बरती जा रही है। केंद्रीय टीम के मुताबिक आईसीएमआर लगातार जांच में 70% आरटी-पीसीआर और 30% रैपिड एंटीजन टेस्ट की सलाह दे रहा है, लेकिन केरल के कई जिलों में आरटी-पीसीआर 20% और रैपिड एंटीजन टेस्ट 80% हो रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेसिंग में कोताही से संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोग और बिना लक्षण वाले मरीजों में संक्रमण का पता नहीं चल रहा है। वो सब घूम फिर रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा है और बचना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर कोई ट्रेन में, लखनऊ में एक ट्रेन आती है, वहां पर कई पेशेंट कोरोना के निकलते हैं। सोचिए, केरल में हर दिन बिगड़ रहे हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि देश में तीसरी लहर का दरवाजा केरल से खुल गया। इस आशंका के बीच देश में कोविडशील्ड का उत्पादन कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने आज एक राहत की खबर सुनाई। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में देश में एक और वैक्सीन आ सकती है जिसका नाम होगा कोवावैक्स। अदार पूनावाला ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है और मदद के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। By October, this Covax will be launched in India for adults. Yes, For adults, we are hoping that in October, that is up to the drug controller of India. We are hoping that in October it will be launched. it will be 2 doses again, sir. Yes. 2 doses. And secondly, it will be a cost will be the same as Covishield, or it We will don't be know. expensive. We at the time of launch everybody will. And in children, That will be children will be in first quarter of 2022. कोरोना के वायरस से तो भी लड़ा जा सकता है, लेकिन करप्शन के वायरस से कैसे लड़ेंगे? बड़ा पुराना है ये वायरस और किसी भी पैंडेमिक से कम नहीं है। आज हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की जिस आपदा में लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट है, उस वक्त कुछ लोग अपने लिए अवसर भी तलाश रहे हैं। हम आज ऐसे ही एक भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। करप्शन हुआ है मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दी जाने वाली मजदूरी में। कोरोना के समय जब शहरों से गांव में पहुंचे मजदूरों को रोजगार की जरूरत थी, तब कई लोग अपने ईमान को बेचकर गरीबों के हिस्से के पैसे पर डाका डाल रहे थे। राजस्थान के अलवर से यह बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट। हमारी टीम अलवर के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक की ओर बढ़ रही है। पहले हमने उन लोगों से बात की जिनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया, यानी जिनके नाम पर मनरेगा का जॉब कार्ड बना लेकिन पैसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर हुए।
नरेगा में काम लेने के बहाने इस तरह का भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना गया कि आज एक पूरी फाइल तैयार हो चुकी है। जो मेरे हाथ में आप दस्तावेज देख रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने कभी या तो जॉब कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया, और अगर अप्लाई किया भी तो उसमें परिवार के लोगों के नाम बताए गए। लेकिन हकीकत कुछ और है। मेरे पास इसी फाइल में से एक पन्ना मैंने निकाला है जिसमें नाम है प्रेमचंद सैनी। ये प्रेमचंद सैनी के घर पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ और मेरे ठीक सामने जो शख्स खड़े हैं यही प्रेमचंद सैनी है। जॉब कार्ड है, ये किसका है? ये जॉब कार्ड मेरे नाम से बनाया गया है, लेकिन ये मेरा जॉब कार्ड नहीं है। पूरा जॉब कार्ड फर्जी है। इसमें जो नाम जोड़े गए हैं सारे के सारे फर्जी हैं। केवल मेरा और मेरी मिसेज के नाम का सहारा लिया गया। इसमें टोटल 8 लोग के नाम हैं। परिवार में कितने लोग हैं? 2 जॉब कार्ड में मेरे जो दो नाम है, मेरा और मेरी पत्नी का। और केवल मेरी पत्नी ने ही नरेगा में 60 दिन केवल काम किया है। बाकी इसमें ये लिखा गया है कि इसमें 8 लोग हैं और इन 8 लोगों के नाम पे नीचे अगर आप देखें तो 2019 से लेकर 20 पेमेंट भी हुई है लोगों के नाम पे। जी, ये गलत है। मेरे कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ना मेरे अकाउंट में कोई पेमेंट है, ना मेरी पत्नी के अकाउंट में कोई पेमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब कार्ड प्रेमचंद का, नाम प्रेमचंद का, तो पैसे किसी और के खाते में कैसे चले गए? आगे बढ़ने से पहले गड़बड़ झाले का पूरा खेल समझिए। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए प्रेमचंद सैनी ने अपना राशन कार्ड दिया। राशन कार्ड से 18 वर्ष के ऊपर के 2 लोगों का नाम यानी प्रेमचंद सैनी और उनकी पत्नी का नाम रोजगार योजना के लिए चुना गया। लेकिन इनके परिवार में दूसरे फर्जी नाम भी जोड़ दिए गए और भुगतान भी प्रेमचंद या उनकी पत्नी के खाते में नहीं बल्कि उन्हीं लोगों के अकाउंट में हुआ जिसे प्रेमचंद जानते ही नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के नाम पर भी मनरेगा का भुगतान हो रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मिसाल के तौर पर जमुना देवी, जिनका 2016 में ही देहांत हो गया, लेकिन उनके जॉब कार्ड में फर्जी नाम जोड़कर दूसरे लोगों के खाते में पैसा डाल दिया गया। जमुना देवी के जो जॉब कार्ड है इसमें कुल 12 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें बबीता से लेकर और रमेश, ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो इनके नाम पर ये जॉब कार्ड बनाया गया था। और क्या इनके परिवार में इतने लोग हैं और क्या इनके परिवार के जो बेटे हैं इनको इसकी जब भनक लगी या फिर अभी जब ये सामने अपने दस्तावेज रख रहे हैं तो ये क्या कुछ करेंगे, एक बार समझते हैं। भाई साहब, इसमें जो जॉब कार्ड में 12 लोग के नाम लिखे हुए हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 2 सदस्य सर। इसमें कौन कौन? ये नाम बताओ कौन कौन है इसमें। इसमें आप खुद पढ़ के बताइए। बबीता, लता, मोहन, रमेश। बबीता, मोहन, रमेश, बबीता, लता, मोहन, रमेश। एक ही आदमी का कई बार नाम? एक भी नाम नहीं है मेरे परिवार के इसमें। आपकी माता जी का नाम इसमें जमुना देवी लिखा है? हाँ, जमुना देवी है, लेकिन इसमें जो सदस्य है जो नरेगा में काम कर रहा है, जो एक भी सदस्य मेरे घर का सदस्य नहीं है। इनमें एक भी नाम मेरा घर से जुड़े हुए नहीं है, फर्जी है सारे के सारे। कमाल देखिए, 2016 में जमुना देवी का देहांत हो गया। टेलर का काम करके किसी तरह घर का खर्च निकालने वाले उनके बेटे राजू जाटव ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करा दिया, लेकिन 2020 तक जमुना देवी के नाम पर भुगतान होता रहा। ये और बात है कि पैसे किसी और के खाते में पहुंचे। हमें पता चला कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके जॉब कार्ड के साथ फर्जी नाम जोड़े गए हैं। दे रहा हूँ, सोहन आपका नाम है? मंगली? हमारे घर वाले। ये कहाँ पे है? मर गए तो। मंगली के देहांत हो चुका है, पत्नी के इनके देहांत हो चुका। सोहन ने इस बात की शिकायत की कि उनके परिवार में कई ऐसे नाम शामिल कर दिए गए हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये स्थिति है इस योजना की कि इस फाइल में न जाने और कितने नाम होंगे जिनके साथ इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है। परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन कहीं 8 नाम, कहीं 10 नाम, और उन नामों के आगे हजारों रुपए का भुगतान, वो भी ऐसे खाते में जिस खाते की किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। लक्ष्मणगढ़ में अब हम पहुंचे पलटू राम के घर। पत्नी का नाम मिसरी देवी। जॉब कार्ड के आखिरी 4 अक्षर 1300। परिवार में सिर्फ 2 लोग, लेकिन फर्जी तरीके से कुछ और नाम भी जोड़ दिए गए। पलटू राम कौन है?
आप पलटू राम है और आपका क्या नाम है? मिस्री। मिस्री। ये जो फोटो दोनों लगाई गई है, ये दोनों आप लोग की फोटो है? ये हमारी। ये पलटू राम है और साथ में इनकी पत्नी है मिस्री। दोनों लोग हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन एक और जो दूसरा जॉब कार्ड है इसी नंबर के साथ जारी किया गया है। इस जॉब कार्ड में पहला नाम लिखा है मिस्री देवी। आप मिस्री देवी हैं? हाँ। जो दूसरा नाम है नेमी चंद प्रजापति, ये कौन है? ये भी नहीं है साहब, ये नहीं है। ये नहीं है हमारा। रामली? ये भी हमारा नहीं है। गिंडो? गिंदो भी नहीं है हमारा। गिन्नो? ना। लेकिन इसमें तो आपके जॉब कार्ड के आधार पे इन लोग के नाम लिखे गए हैं, इनको काम दिया गया है और उनसे पेमेंट भी इनको दी गई है। पेमेंट इनको दिया, हमारा तो नाम ही ना आया। हमारा तो हम तो जावे जब मना कर दे नुकत तुम्हारा भी नंबर ही ना आया, नंबर ही ना आया, बार बार मैं ऐसे ही कह दे। कुछ समझे आप? जॉब कार्ड पर सबसे ऊपर जिन दो लोगों का नाम है उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि अभी नंबर नहीं आया है और इसी परिवार के फर्जी सदस्यों के नाम पर भुगतान कर दिया गया। इसके बाद हम पद्मचंद और बिरमा देवी के घर पहुंचे और इन लोगों को काम तो मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। किसके खाते में गया था पैसा आपका? यहाँ हमें एक सुराग मिला। तो क्या भ्रष्टाचार का ये तार चतर सिंह सैनी तक पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो कैसे, देखिए अगली रिपोर्ट में। आसान शब्दों में फिर से एक बार समझिए कि परिवार में कुल 2 लोग हैं जो मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं, लेकिन जब इस परिवार का कार्ड बना तो उसमें 5 या 8 ऐसे या 10 लोगों के नाम जोड़ दिए गए जो इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। कार्ड में अनजान या फर्जी नामों के साथ इनके बैंक खाते का भी जिक्र हुआ और मनरेगा का पैसा इन्हीं खातों में गया। लेकिन क्या यह भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव है? सोचने वाली बात है। अगर हम अलवर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने जा रहे थे, लेकिन चतर सिंह का नाम सामने आया तो सोचा कि पहले उनसे मुलाकात कर ली जाए। लेकिन उससे भी पहले एक ऐसे आदमी से मिलना जरूरी है जिसने इस घोटाले की शिकायत की। जो यहाँ नहीं रहते उनके भी जॉब कार्ड बना करके और उनके नाम जोड़ करके उनका घोटाला किया गया। जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनका भी नाम जोड़ा गया है। जो पैदा ही नहीं हुआ धरती पर उसके भी जॉब कार्ड बना करके ये घपला किया गया है। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड उन लोगों का बनता है जो स्थानीय स्तर पर सड़क, पुल, नहर के निर्माण जैसे विकास कार्यों में मजदूरी करते हैं। हमें पता चला कि अलवर में अनस्किल्ड यानी अकुशल मजदूरों को एक दिन काम करने के बदले 220 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए जो जॉब कार्ड बनता है उसका पंचायत के स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी इसमें ग्राम प्रधान या सरपंच की सहमति होती है। लेकिन गड़बड़ी की एक और आशंका उस जगह पर होती है जहां जॉब कार्ड अपडेट होता है, यानी उसके डेटा में बदलाव किया जाता है। राजस्थान में इस काम के लिए ई मित्र नाम से कुछ पद तैयार किए गए हैं जो कि अस्थायी नौकरी होती है। हमें पता चला कि सिस्टम की कमजोर कड़ी वहीं पर है। चतर सिंह कौन है? चतर ई मित्र डिपार्टमेंट तक हम पहुंचे तो चतर सिंह को ढूंढने में वक्त लगा। आखिरकार वो मिल तो गए, लेकिन मिले तो इधर उधर की बात करने लगे। दरअसल हमारे पास जो दस्तावेज है उनके मुताबिक चतर सिंह, उनकी पत्नी और उनकी बहन के अकाउंट में पैसे आए हैं, जबकि चतर सिंह या उनके परिवार के लोगों ने मनरेगा में कभी काम नहीं किया है। चतर सिंह ये सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑपरेटर है। इनके नाम पे एंट्रीज अगर आप देखें तो भारी संख्या में एंट्रीज कराई गई है और अलग अलग यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर भी है, यानी अलग अलग लोग और इनके अकाउंट में एक ही अकाउंट में पैसा। सिर्फ चतर सिंह ही नहीं बल्कि चतर सिंह की पत्नी, जिसका इस विभाग से कोई लेना देना नहीं है, हेमलता सैनी, इनके खाते में भी पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना ट्रांजैक्शन हुआ है आप ये भी देख लीजिए, 2000, 2100 और इस तरह के तमाम ट्रांजैक्शन है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी जो बहन नाबालिग हैं, जो मनरेगा में काम कर ही नहीं सकता, उसके नाम पे भी अकाउंट खोला गया। चतर सिंह सैनी ने जब हमारे हाथ में सबूत देखे तो उनके सामने गलती मानने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। इसमें और कौन कौन आपके साथ शामिल है? मेरे साथ कोई नहीं है। जो यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं वो? कोई भी अधिकारी नहीं। आपने अकेले ये पूरा काम किया है? क्या है? खाते में नाम जोड़ा? मेरा आया है, मैं बैलेंस को बता रहा हूँ, दे दूंगा। मेरे पास कुछ मैंने खर्च कर दिया, ये है। कितने पैसे आए आपके पास? हमें उसको पता नहीं कितने। आज तक आपने ये भी नहीं पता किया? नहीं। मैसेज की एंट्री करवानी पड़ेगी सिस्टर की, मैं
तब जाके पता लगेगा। चतर सिंह सैनी ने गलती तो मान ली, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये काम किया कैसे। हमें पता चला कि जॉब कार्ड के डेटा में हेरफेर करते वक्त उसमें अपनी मर्जी के नाम और अपनी मर्जी के बैंक अकाउंट जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा ही बैंक खाता चतर सिंह और उनके घर वालों का भी था, जिसमें मुफ्त के पैसे पहुंचते रहे। लेकिन ध्यान रहे, इस घोटाले में कई चतर सिंह हैं और बहुत संभव है कि इसमें पंचायत, जिला स्तर के प्रतिनिधियों के अलावा बड़े अधिकारी भी शामिल हो। नहीं, विभाग के अधिकारी बेसिकली पंचायत लेवल पर यह हुआ है, विभागीय अधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं है। पंचायत के स्तर पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमने जिला परिषद के अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच कराई गई। जांच में अनियमितताएं साबित हुई हैं। जांच राज्य सरकार को भेज दी गई है। मेरे स्तर से सीओ जिला परिषद, एसीओ जिला परिषद को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई हेतु। हैरानी की बात है कि जांच अभी बाकी है और जिला मजिस्ट्रेट ने फैसला भी सुना दिया कि अधिकारी दोषी नहीं है। साथ ही वो ये भी बताना नहीं भूले कि मामला सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का भी हो सकता है। अगर दोष सॉफ्टवेयर का है तो भी जिले के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। सोचने वाली बात है, या नहीं बच सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम से बड़ा हो जाए तो यह अपने आप में एक फिक्र की बात है। और अब बात भारतीय महिला हॉकी टीम की। भारत की बहादुर बेटियों ने आज टोक्यो में जमकर लड़ाई लड़ी। मुकाबला ब्रिटेन की टीम से था, जो पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी। अपना जी जान सब झोंक देने के बाद भारतीय टीम 4-3 से हारी है और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। लेकिन 4-3 का स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन उसने ब्रॉन्ज मेडल से कहीं बड़ा मेडल जीता। मेडल सम्मान का, मेडल प्यार का और मेडल महिला हॉकी के सुनहरे भविष्य का। पिछले 24 घंटे में भारतीय खेल प्रेमियों की आंखें 2 बार नम हुईं। पहले पुरुष टीम को 41 साल बाद मिले ओलंपिक मेडल पर, और फिर ओलंपिक के इतिहास में महिला हॉकी में पहला मेडल चूकने पर। आंखें सिर्फ खेल प्रेमियों की नम नहीं हुई, बल्कि उन खिलाड़ियों की भी हुई जो मैदान में पसीना बहा रहे थे। पुरुष टीम की आंखों में खुशी के आंसू थे और महिलाओं की आंखों में मायूसी के। जिन लड़कियों की हिम्मत पर करोड़ों खेल प्रेमी छाती चौड़ी कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो इतिहास बनाते बनाते रह गईं। अपनी बहादुर बेटियों की आंखों के इन आंसुओं को पोंछने वालों में प्रधानमंत्री मोदी भी थे। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय खिलाड़ियों की बहादुरी के लिए ये स्कोर लाइन भी समझ लीजिए। पहले हाफ में दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने 3-2 की बढ़त बनाई। तीसरे हाफ में ब्रिटेन ने 1 गोल करके बढ़त को खत्म किया। चौथे हाफ की शुरुआत तक दोनों टीम 3-3 गोल की बराबरी पर थीं, लेकिन चौथे हाफ में ब्रिटेन ने चौथा गोल कर दिया। लोग सोच रहे हैं कि आखिरी 15 मिनट के क्वार्टर में कई साल की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि इन खिलाड़ियों ने उम्मीद की नई किरण चमकाई है। इन खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास की नई मिसाल पेश की है। इन खिलाड़ियों ने हिम्मत की नई परिभाषा लिखी है। इन खिलाड़ियों ने आने वाले दिनों में महिला हॉकी की बुलंदी की नींव रख दी है। महिला हॉकी टीम का संदेश साफ है। वो मैदान में किसी से डरती नहीं, वो रेफरी से सवाल पूछने में हिचकती नहीं, वो चोट खाती हैं लेकिन टूटती नहीं।
तो क्या हुआ, ब्रॉन्ज मेडल हाथ से फिसल गया? 41 साल के इतिहास में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई में उतरे तो इस लड़ाई में हार के बड़े मायनों को समझना होगा। अब ये लड़कियां जब जब मैदान में उतरेंगी तो इन्हें देखने के लिए दर्शक होंगे, इन्हें बेहतर प्रायोजक मिलेंगे, इनके पोस्टर्स लगेंगे। अब देश की बेटियों के हाथों में होगी स्टिक और वो गर्व से कहेंगी 2021 में मेडल से चूके जरूर थे, लेकिन ओलंपिक मेडल जीतने की कसम भी उसी दिन खा ली थी। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कैबिनेट ने देश के सबसे बड़े राजीव गांधी खेल पुरस्कार का बदला नाम। अब खिलाड़ियों को दिया जाएगा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सरकारी योजनाओं में भी गांधी परिवार के नाम पर छड़ा विवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को रखा बरकरार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा। कोरोना काल में लगातार 7वीं बार आरबीआई का उदार फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा अफसरों के काम की समीक्षा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर गृह विभाग और सभी सर्कल के डायरेक्टर जनरल भी आएंगे दायरे में। एक हफ्ते में सीएमओ को रिपोर्ट देने का आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी का एक्शन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नागपुर में 3 जगहों पर डाली रेड। पिछले हफ्ते कई ठिकानों पर ईडी ने की थी कार्रवाई। धनबाद जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। कहा जांच एजेंसी बिल्कुल भी नहीं कर रही है न्यायपालिका की मदद। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई थी मौत। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में कोरोना के खिलाफ अपनी सिंगल डोज वाली वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी है। अगर सरकार ये मंजूरी दे देती है तो ये चौथी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में मददगार होगी। भारत में फिलहाल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने अपनी हालिया रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित ज्यादातर बच्चे हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं और कुछ ही बच्चों में लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं। रिसर्चर्स का दावा है कि हर 20 में से 1 से भी कम बच्चे में कोविड के लक्षण लंबे समय के लिए दिख सकते हैं। ये लक्षण 4 हफ्ते से अधिक समय के लिए दिखते हैं और 8 हफ्तों के अंदर बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फेस्टिव सीजन में खुशखबरी आ सकती है। 11% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब जून 2021 में महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की चर्चा तेज है। अब तक महंगाई भत्ता 28% हो चुका है। जून 2021 में होने वाली बढ़ोतरी को मिलाकर डीए 31% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान और भुगतान कब होगा ये साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर के मध्य तक अच्छी खबर मिल सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने गोल्ड लोन पर बड़े डिस्काउंट की घोषणा की है। एसबीआई ब्याज दर में 0.75% का डिस्काउंट देगा। इस तरह से अब गोल्ड लोन 7.5% ब्याज दर पर मिलेगा। पहले ये 8.25% पर मिल रहा था। ये योजना 30 सितंबर तक जारी रहेगी। ग्राहक इसके लिए एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखते हैं जो हिस्से हुए। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कहावत काफी पुरानी है, फिर भी आज के दौर में 21वीं सदी की बात होती है। बाय द वे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मुस्लिमों पर निगाह रखो कि कहीं वो किसी गैर मजहबी से शादी ना कर लें। इस देश का कानून कहता है कि बालिग इंसान जीवन साथी के विषय में फैसला लेने के लिए आजाद है, लेकिन बोर्ड दुनिया में चीजों को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। जब सुविधा हो एक किताब का हवाला, और जब दूसरी तरह की सुविधा हो तो दूसरी किताब का हवाला। किताब कभी मजहब की होती है और कभी संविधान की। मसला यह भी कि क्या यह फरमान देने वालों की भावनाएं बेटों और बेटियों की शादी को लेकर एक जैसी है। बाकी तो जो है सो है।